कहानी की शुरुआत होती है 9 अक्टूबर 1899 से, जहां हमें कैरबेरस नाम का एक जहाज दिखाई देता है जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुआ है। इस शिप में मोरा फ्रैंकलिन नाम की एक लड़की है जो एक ब्रेन साइंटिस्ट है। उस रात वो एक सपना देखती है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है जहां उसके पिता उससे मिलने आते हैं। पिता को देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और चिल्लाकर कहती है कि प्रोमीथियस में जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आप ही हैं। इसी बीच मोरा की नींद खुल जाती है। असल में कैरबेरस से पहले इसी रास्ते पर एक और शिप गया था जिसका नाम था प्रोमीथियस। 4 महीने पहले वो जहाज अचानक सभी पैसेंजर्स के साथ गायब हो गया था। यह खबर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि प्रोमीथियस शिप में कई बड़े और रईस लोग सवार थे। मोरा ने जो सपना देखा भले ही वह एक सपना था, लेकिन उसे लगता है कि उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं कोई सच्चाई छिपी है। उसे अपने पास्ट की बहुत सी बातें याद नहीं है। इसके एक दिन पहले उसके भाई ने न्यूयॉर्क से उसके लिए एक टिकट भेजा था। वह चाहता था कि मोरा न्यूयॉर्क आकर जश्न मनाए। इस पूरे जहाज में लगभग 1500 पैसेंजर्स थे जो अलग अलग कैटेगरी में बंटे हुए थे, कुछ वर्कर क्लास में, कुछ लोअर क्लास में और कुछ फर्स्ट क्लास में। मोरा फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रही थी और वहाँ किसी दूसरी क्लास के इंसान को आने की इजाजत नहीं थी। मोरा के साथ और भी कई पैसेंजर्स थे जिनमें एक गे कपल भी था जो सबके सामने खुद को भाई बता रहे थे क्योंकि समाज में उन्हें आजादी नहीं थी। वहाँ एक नया शादीशुदा जोड़ा भी था जिन्हें देखकर लग रहा था कि वे एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। वहाँ एक जापानी लड़की भी थी जिसे उसका मालिक न्यूयॉर्क में बेचने के लिए ले जा रहा था। जब सब लोग लंच कर रहे थे तभी लोअर क्लास से क्रेस्टर नाम का एक लड़का ऊपर आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो रोते हुए कहता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है और उसकी तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर चाहिए। हालांकि जहाज पर डॉक्टर था लेकिन वो लोअर क्लास में नहीं जाना चाहता था। मोरा ने डॉक्टरी पढ़ी थी, इसलिए वो उस लड़के के साथ जाकर उसकी प्रेग्नेंट बहन की मदद करती है। इसके बाद हमें वो कपल लूसियन और कीली दिखाई देते हैं जो हनीमून पर निकले हैं, पर उनके रिश्ते में कड़वाहट है। उधर लोअर क्लास में मोरा को कुछ धुंधली यादें दिखाई देती हैं जो उसने पहले भी देखी थी, पर वो उन्हें साफ तौर पर याद नहीं कर पाती। वो काफी नर्वस हो जाती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। तभी वहाँ जहाज का कैप्टन आइक आता है और मोरा से कहता है कि आप फर्स्ट क्लास पैसेंजर हैं, इसलिए आपका नीचे जाना ठीक नहीं है। कैप्टन आइक हमेशा उदास रहता था क्योंकि 2 साल पहले उसकी एक गलती की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई थी। तभी कैप्टन का एक आदमी आकर बताता है कि हमें एक शिप से सिग्नल मिला है। कैप्टन नीचे जाकर सिग्नल चेक करता है और हैरान रह जाता है क्योंकि यह सिग्नल प्रोमीथियस शिप से आ रहा था जो 4 महीने पहले अचानक गायब हो गया था। वे इस बात से 4 गुना हैरान हो जाते हैं कि 4 महीने से कोई बिना खाए पिए समुद्र में कैसे जिंदा रह सकता है। पता चलता है कि प्रोमीथियस जहाज सिर्फ 7 घंटे की दूरी पर है। वे फैसला करते हैं कि वे प्रोमीथियस के पास जाएंगे, इसलिए वे अपना पूरा रास्ता बदल लेते हैं और अपने शिप को प्रोमीथियस की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन इस फैसले के बारे में वे जहाज के किसी भी पैसेंजर को कुछ नहीं बताते। काम करने वाले मजदूरों को भी समझ नहीं आता कि जहाज को क्यों मोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स को पता चल जाता है कि जहाज का रास्ता बदल दिया गया है। मोरा आइक से मिलती है और कहती है कि वह भी उनके साथ प्रोमीथियस जाना चाहती है क्योंकि उनके साथ एक डॉक्टर का होना अच्छा रहेगा। कैप्टन मान जाता है। इसके बाद कैप्टन सबके सामने ऐलान करता है कि वे प्रोमीथियस जाएंगे और वहां बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करेंगे। पैसेंजर्स इस फैसले का विरोध करते हैं, लेकिन कैप्टन अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। यह सुनकर लूसियन घबरा जाता है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और वह कीली से छुपकर एक दवाई पीता है। इसके बाद हमें एक वर्कर दिखाई देता है जिसका नाम अलेक है। वह एक जगह बैठकर खाना खा रहा था। तभी वहाँ जोम आता है जो छुपकर जहाज पर चढ़ गया था। उसे भूखा देखकर अलेक उसे खाना देता है। फिर एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वे प्रोमीथियस के पास पहुंच जाते हैं। अब कैप्टन और उसके कुछ साथी एक छोटी नाव के जरिए प्रोमीथियस शिप के पास जाकर उसके अंदर दाखिल होते हैं। वे वहां जाकर देखते हैं कि वहां एक भी इंसान का नामो निशान नहीं है। हालांकि जहाज पर बहुत से पैसेंजर्स थे, फिर भी एक भी लाश दिखाई नहीं देती। कैप्टन इसके बाद कंट्रोल रूम में जाता है जहां से सिग्नल भेजा गया था, लेकिन वहां जाकर वह हैरान रह जाता है क्योंकि सिग्नल भेजने वाली मशीन ही टूटी हुई थी। ठीक तभी मोरा जमीन पर एक हरे रंग का कीड़ा देखती है जो एक तरफ चल रहा था। मोरा उस कीड़े के पीछे जाती है, जिसके बाद वह कीड़ा एक केबिन के अंदर घुस जाता है जिसे बाहर से बंद किया गया था। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक छोटा लड़का बैठा है। वह चुपचाप सबकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था। उसके हाथ में एक छोटा पिरामिड था। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अगर सारे पैसेंजर गायब हो गए तो ये लड़का यहाँ कैसे बच गया। वे उस लड़के को अपने जहाज पर ले आते हैं, लेकिन प्रोमीथियस शिप से एक और आदमी चुपके से उनके जहाज में घुस जाता है। उसके हाथ में भी वही हरा कीड़ा था जिसे फॉलो करते हुए मोरा उस लड़के तक पहुंची थी। ये आदमी जाकर मोरा के बगल वाले केबिन में रुकता है। जिस लड़के को प्रोमीथियस जहाज से लाया गया है उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मोरा को दी जाती है। अगले दिन वह आदमी कहता है कि उसका नाम डैनियल है। मोरा उसे नहीं जानती, लेकिन उस आदमी के बर्ताव से ऐसा लगता है जैसे वह मोरा को बहुत अच्छी तरह जानता है। इसके बाद मोरा अपने केबिन में वापस आती है। वहाँ वह देखती है कि वह लड़का बैठा है। वह गौर करती है कि लड़के की गर्दन के पास एक उल्टे पिरामिड का निशान है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा उसने अपने भाई की चिट्ठी में देखा
देखा था जिसके साथ उसने न्यूयॉर्क का टिकट भेजा था। मोरा तब लड़के से उस पिरामिड के बारे में बहुत कुछ पूछती है, लेकिन लड़का कुछ नहीं कहता। असल में वह किसी से भी बात नहीं करता। इंजन रूम में एलेक्स सबको बताता है कि प्रोमीथियस में किसी इंसान का निशान नहीं है। वहाँ के वर्कर्स को लगता है कि शायद सब लोगों के गायब होने के पीछे उस लड़के का हाथ है। शायद वह लड़का वेयरवुल्फ है। तभी आइक आकर एलेक्स से पूछता है कि उनके शिप में अब कितना कोयला बचा है। इसके बाद वह मोरा के पास जाकर डिस्कस करता है कि अगर प्रोमीथियस में कोई दूसरा पैसेंजर नहीं था तो उन्हें सिग्नल किसने भेजा था। ये सब सोचते वक्त अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज के पीछे नीचे जाता है। क्रेस्टर की बहन ग्रेटा अमेरिका जाने के बाद डॉक्टर बनना चाहती है। ग्रेटा के वहाँ से जाते ही फर्स्ट क्लास से एंजेल उसे अपना सिगरेट केस गिफ्ट करता है। इससे पहले कि क्रेस्टर कुछ समझ पाता, वहाँ उसकी बड़ी बहन टोप आ जाती है और कहती है कि वह अपना बर्ताव न बदले। इधर जे लूसियन के रूम में जाता है, जहाँ वह कुछ चीजें चेक करके एक मेडल टेबल पर रख देता है। कीली के आने की आवाज सुनकर वह बिस्तर के नीचे छिप जाता है। फिर कीली उस मेडल को दराज के अंदर रखकर वॉशरूम चली जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर जेरोम वहाँ से भाग निकलता है। इधर कैप्टन उस आवाज का पीछा करते करते एक कमरे में पहुँचता है, जहाँ उसे अपनी पूरी फैमिली दिखाई देती। वह अपनी बड़ी बेटी को गले लगाता है, लेकिन तभी पूरे कमरे में आग लग जाती है। तभी वह एक दूसरी जगह पहुँचता है, जहाँ उसे वही हरा कीड़ा दिखता है जो उसने प्रोमीथियस में देखा था। कीड़े का पीछा करते करते वह एक टनल में घुस जाता है, जो टनल सीधे उसके बेड के नीचे जाकर खत्म होती है। अपने बेड के नीचे सीक्रेट टनल देखकर वह बहुत कंफ्यूज हो जाता है। टनल के दरवाजे पर ट्रायंगल और लाइनों वाला एक निशान था। ये वही निशान है जो पूरे जहाज में है, कंपनी के लोगो में भी है, उस लड़के के गले पर भी है और मोरा के भाई की चिट्ठी में भी था। यहाँ तक कि कीली के कान के झुमकों में भी यही निशान है। इस निशान का मतलब क्या है ये हमें बाद में पता चलेगा। कैप्टन सीधा मोरा के रूम में आकर उस लड़के को जोर से पकड़ लेता है और उससे प्रोमीथियस शिप के बारे में पूछता है। आइक का यह बर्ताव देखकर मोरा उसे रूम से बाहर निकाल देती है और कहती है कि वह अभी ठीक से सोच नहीं पा रहा है और उसे आराम की जरूरत है। इधर शिप के लोग जेरोम को पकड़ लेते हैं और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। डैनियल को देखा जाता है कि वह अपने पास मौजूद हरे बीटल को लोअर क्लास में छोड़ देता है और उसकी मदद से वह ग्रेटा को ऊपर ले आता है। डैनियल पहले से ही उससे माफी मांगता है, शायद वह ग्रेटा को नुकसान पहुंचाने जा रहा है। इसी के साथ जहाज के सारे कंपास जो रास्ता दिखाने में मदद करते हैं खराब हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन फिर से सबके सामने ऐलान करता है कि वे प्रोमीथियस जहाज को अपने शिप से बांधकर वापस यूरोप ले जाना चाहते हैं। यह सुनकर सभी पैसेंजर्स का पारा चढ़ जाता है। मिसेस विल्सन कहती हैं कि ज्यादातर पैसेंजर्स चाहते हैं कि आप न्यूयॉर्क की यात्रा जारी रखें। इधर शिप के कुछ सदस्य चाहते हैं कि वे कैप्टन के खिलाफ जाकर उस डरावने प्रोमीथियस जहाज को डुबो दें और जहाज के एक सदस्य सेबेस्टियन को कोई गुपचुप तरीके से ट्रायंगल सिंबल वाले कुछ मैसेज भेज रहा है। इसी बीच कैप्टन को जहाज पर ग्रेटा की लाश मिलती है। उसे लगता है कि इस मौत के पीछे की वजह प्रोमीथियस है। उन्हें समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे कोई गहरा रहस्य है। इसलिए वापस जाने से पहले कैप्टन और मोरा एक बार फिर प्रोमीथियस शिप पर जाते हैं, जहां रूम के बेड के नीचे टनल है। लेकिन अंदर जाकर वे देखते हैं कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि अजीब तरीके से सब तरफ काली टाइल्स लगी हुई हैं। इधर मोरा की गैर मौजूदगी में लड़के के पास डैनियल आता है। असल में डैनियल उस लड़के को पहले से जानता है और वह यहाँ किसी खास मिशन पर आया है। इसके बाद कैप्टन को एक लिस्ट मिलती है जिसमें उन सभी यात्रियों के नाम थे जो प्रोमीथियस जहाज पर सफर कर रहे थे और गायब हो गए थे। इस लिस्ट में मोरा का नाम देखकर कैप्टन दंग रह जाता है। उसे मोरा पर शक होने लगता है कि वह कुछ छिपा रही है। अगर वह 4 महीने पहले प्रोमीथियस पर थी तो वह जिंदा कैसे बची और दोबारा उसी सफर पर क्यों आई। कैप्टन इस बारे में मोरा से कुछ नहीं कहता, लेकिन वे दोनों वापस अपने शिप पर लौट आते हैं। वहाँ कैप्टन को पता चलता है कि लोअर क्लास के कुछ सदस्यों ने विद्रोह कर दिया है। उन्होंने इस ट्रिप के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए थे। ऊपर से यहाँ एक लड़की की मौत हो गई है। उनका कहना है कि जिसे तुम प्रोमीथियस से लाए हो वह लड़का मनहूस है और उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। मोरा ऐसा नहीं चाहती, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार क्रेस्टर की माँ उस लड़के को समुद्र में फेंक देती है। मोरा कैप्टन से मदद मांगती है, लेकिन कैप्टन कहता है तुम एक झूठी औरत हो, तुम खुद प्रोमीथियस पर सवार थी। मोरा को कुछ समझ नहीं आता। इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि शिप एक ही जगह अटक गया था और सिर्फ प्रोमीथियस के चारों ओर चक्कर काट रहा था। सब लोग जब चिंता में डूबे थे, तभी अचानक केबिन के अंदर से ठक ठक की आवाज आती है और अगले ही पल वही लड़का बाहर निकल आता है जिसे कुछ देर पहले समुद्र में फेंका गया था। उसके हाथ में वही छोटा पिरामिड था। वह मोरा के पास जाता है और मोरा बेहोश हो जाती है। अब सभी यात्रियों को यकीन हो जाता है कि यह लड़का श्रापित है, इसलिए उसे कैद कर लिया जाता है। अब जहाज के यात्री 2 गुटों में बंट गए हैं। एक कैप्टन का ग्रुप जो इंग्लैंड वापस जाना चाहता है और दूसरा लोअर क्लास का ग्रुप जो न्यूयॉर्क जाना चाहता है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है, यहाँ तक कि वह प्रेग्नेंट लड़की जिसका मोरा ने इलाज किया था वह भी कैप्टन के ग्रुप में शामिल होने का फैसला करती है, क्योंकि दूसरा गुट बहुत हिंसक है। इसी बीच मोरा को होश आता है और उसे पता चलता
बताता है कि लड़के को कैद किया गया है। वह उसे छुड़ाने जाती है, लेकिन सब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसे गोली मारने की धमकी देते हैं। जब मोरा लड़के को आजाद करने की कोशिश करती है, तभी अचानक कोई गोली चला देता है। गोली मोरा की तरफ बढ़ती है और डैनियल उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी रहस्यमयी तरीके से वक्त रुक जाता है। वह लड़का खुद को आजाद करके मोरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब वहाँ मोरा और उस लड़के के अलावा सब कुछ थमा हुआ। लड़का मोरा का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और एक कमरे में पहुंचकर मोरा उससे पूछती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ क्या हो रहा है? तुम बार बार वापस कैसे आ रहे हो? लड़का कागज पर लिखकर बताता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वे हमें हमेशा देख और सुन रहे हैं। तुम्हें बस मेरे पीछे आना होगा। मोरा अपने सवालों के जवाब चाहती है, इसलिए वह उसके पीछे चल देती है। लड़के के हाथ में वही हरा बीटल था जो आखिरी बार डैनियल के पास था। लड़का जब उस बीटल को जमीन पर रखता है तो एक पोर्टल खुल जाता है। मोरा उस पोर्टल से निकलकर अपनी यादों वाली एक जगह पर पहुंच जाती है, एक अलग डायमेंशन में। लेकिन वहाँ वह लड़का उसे कहीं दिखाई नहीं देता। इधर जहाज के अंदर जो वक्त रुक गया था वह फिर से सामान्य हो जाता है और तभी जहाज में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, एक तरह का सायरन। यह आवाज पूरे जहाज में तेजी से फैलने लगती है। कैप्टन गौर करता है कि मोरा और वह लड़का अब वहाँ नहीं है। वह डैनियल को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी जहाज पर नहीं देखा। तुम पक्का मोरा और उस लड़के के साथ मिले हुए हो। वह डैनियल को पकड़ लेता है, लेकिन तभी टोप बोल उठती है कि यह आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, हमें पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इसी बीच जहाज के अंदर फैली वह अजीब आवाज सभी पैसेंजर्स को हिप्नोटाइज कर देती है। सभी लोग एक साथ जहाज के ऊपरी डेक पर जाने लगते हैं और एक एक करके समंदर में कूदना शुरू कर देते हैं। जहाज का हर इंसान खुद को खत्म कर रहा है, जिसमें क्रेस्टर भी अपनी जान दे देता है। डैनियल यह सब देखकर दंग रह जाता है। वह दौड़कर नीचे जाता है और अपने पास मौजूद हरे बीटल की मदद से उसी तरह एक पोर्टल खोलता है जहां मोरा पहुंची। वहां वह उस लड़के को देखता है। मोरा उस बिल्डिंग के अंदर जा चुकी थी। लड़के की इस हरकत से डैनियल काफी निराश था, लेकिन लड़के को उम्मीद थी कि शायद अब मोरा की याददाश्त वापस आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले वे कभी इतनी दूर तक नहीं पहुंचे थे। शायद इस बार वे कामयाब हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ आने के बाद भी मोरा की याददाश्त वापस नहीं आई। अब डैनियल को शिप डूबने से पहले सब कुछ ठीक करना होगा। दूसरी तरफ हिप्नोटाइज होने से बचने के लिए बाकी बचे लोग खुद को कमरों में बांध लेते हैं। जेरोम लूसियन को गन पॉइंट पर लेकर उसे, कीली को और खुद को भी बांध लेता है। असल में जेरोम और लूसियन दोस्त थे, लेकिन लूसियन ने जेरोम को एक मामले में फंसाकर इस जहाज से भागने की कोशिश की थी, पर जेरोम भी इसी जहाज पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर डैनियल इंजन रूम में जाकर स्टीम प्रेशर मशीन को अपने मैकेनिकल डिवाइस से हैक करने लगता है। अगर उसने वक्त रहते सब ठीक नहीं किया तो सब कुछ दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पता चलता है कि डैनियल अपने डिवाइस की मदद से किसी को भी बेहोश कर सकता है। इधर मोरा उस बिल्डिंग में पहुंचती है जो उसके सपने वाला मेंटल हॉस्पिटल था। वह रूम नंबर 101 में घुस जाती है और वहाँ उसे अपने पिता दिखाई देते हैं, जिनका नाम हेनरी है। इसके बाद हेनरी दोबारा मोरा को पकड़कर उसे एक ब्लैक इंजेक्शन लगा देता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे मोरा के साथ यह पहले भी कई बार हो चुका है, यानी एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। होश आने पर मोरा देखती है कि वह अपने रूम में है। वह वहाँ से बाहर निकलती है। तब कैप्टन उससे पूछता है कि वह लड़का कहाँ गया। मोरा उसे बताती है कि उस लड़के के पास एक पिरामिड है जिसकी वजह से वह वक्त को रोक सकता है। मोरा यह भी बताती है कि शायद उसका पिता हेनरी ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। दरअसल उसके पिता को इंसानी दिमाग के बारे में जानने का बहुत शौक था कि दिमाग कैसे काम करता है और इंसान की सोच कैसी होती है। मोरा को शक है कि उसके पिता ने ही ये जहाज खरीदे हैं ताकि वह पैसेंजर्स पर एक्सपेरिमेंट कर सके। असल में मोरा के पिता की जिंदगी में सबसे अहम उसकी माँ थी, लेकिन जब मोरा पैदा हुई तब उसकी माँ की मानसिक हालत खराब होने लगी थी। इसके बाद उसके पिता ने अपनी पत्नी के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल बनवाया, वही जगह जहाँ से मोरा अभी वापस आई है। आइक यहाँ एक चौंकाने वाला खुलासा करता है कि प्रोमीथियस की पैसेंजर लिस्ट के नीचे उसके खुद के साइन हैं। इसका मतलब है कि वह प्रोमीथियस शिप का भी कैप्टन था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी समय उसे फिर से वही हरा बीटल दिखता है। फिर वह उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कैप्टन के बेड के नीचे वाली सुरंग में जाता है। वे दोनों सीधा कैप्टन की यादों में पहुंच जाते हैं। जी हाँ, बेड के नीचे बनी ये टनल पैसेंजर्स की यादों, खासकर उनकी डार्क मेमोरीज से जुड़ी हैं। मोरा को पता चलता है कि उसके बेड के नीचे भी ऐसी ही एक टनल है। फिलहाल वे आइक के उस घर के सामने खड़े हैं जहाँ उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हुई थी। दूसरी तरफ जहाज पर डैनियल उस अजीब आवाज को बंद कर देता है जिसकी वजह से सब हिप्नोटाइज हो रहे थे। लेकिन अब हालात भयानक हैं। जहाज पर 1500 लोग थे, पर अब सिर्फ कुछ ही जिंदा बचे हैं। बाकी सब समंदर में कूदकर मर चुके हैं। इधर सेबेस्टियन उस लड़के को ढूंढ रहा था, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। दूसरी ओर मोरा के पिता हेनरी को देखा जाता है जो एक महल के कमरे में बैठा है। उसकी खिड़की के बाहर का नजारा डरावना है। वहाँ एक विशाल काले रंग का पिरामिड है, बिल्कुल उस छोटे मॉडल जैसा जो उस लड़के के हाथ में था। इस ब्लैक पिरामिड के पास की दुनिया एकदम तबाह और बर्बाद लग रही है। अब ये कौन सी जगह है? सारे पिरामिड काले क्यों हैं? यहाँ सब कुछ इतना अंधेरा क्यों है? और शिप के अंदर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमें कहानी
कहानी के आखिर में साफ होगा। जहाज के कंट्रोल रूम में सब चर्चा करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जहाज का इंजन बंद हो गया है और वे एक ही जगह अटक गए हैं। टोप को भी अब अपनी माँ की बात सच लग रही है कि वह लड़का वाकई श्रापित है। ऐसे हालात में सब कैप्टन का विरोध करना भूल जाते हैं और उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। कैप्टन सबको काम बांट देता है। आइक और मोरा लड़के को ढूंढेंगे, अलेक के साथ कुछ लोग इंजन रिस्टार्ट करने जाएंगे और बाकी लोग बचे हुए यात्रियों को खोजेंगे। तभी सब नोटिस करते हैं कि जहाज के अंदर से एक अजीब तरह का काला पदार्थ निकल रहा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। डैनियल सबको चेतावनी देता है कि गलती से भी इसे कोई छुए नहीं। मोरा टनल की मदद से आइक को अपनी यादों में ले जाती है। मोरा बताती है कि यह मेंटल हॉस्पिटल उसके पिता ने बनवाया था। अंदर जाकर वे खिड़की से देखते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल की दीवारें असल में शिप के मटेरियल से बनी है, यानी यह नकली हकीकत या पॉकेट डायमेंशन असल में शिप के अंदर ही मौजूद है। इधर सेबेस्टियन को ढूंढते हुए मिसेस विल्सन उत्सुकता में उस ब्लैक मटेरियल को छू लेती है, जिसकी वजह से वह काला पदार्थ उनके पूरे शरीर पर फैलने लगता है। दूसरी तरफ टोप एक कमरे में घुसते ही अचानक अपनी पास्ट मेमोरी में पहुंच जाती है। असल में क्रेस्टर का उसके मालिक के बेटे के साथ अफेयर चल रहा था। जब मालिक को क्रेस्टर के इस बर्ताव का पता चला तो वह उसे गोली मारने गया, पर गोली क्रेस्टर की आंख के पास से निकल गई। टोप उस समय वहीं मौजूद थी। मालिक ने टोप को पकड़कर बेहोश कर दिया और सबके सामने उसके साथ जबरदस्ती की। होश आने पर टोप ने उसे मार डाला, यानी टोप के पेट में जो बच्चा है वह उसी आदमी का है। जहाज के कई पैसेंजर्स इंजन रूम में जाकर काम करने लगते हैं और आखिरकार वे इंजन स्टार्ट कर देते हैं। कंट्रोल रूम में मौजूद दो लोग यह देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब सवाल यह था कि जहाज चलाएगा कौन, क्योंकि उनके पास जहाज चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। इसी बीच सेबेस्टियन को मौका मिल जाता है और वह डाइनिंग रूम के कैबिनेट से कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। असल में वह हेनरी से मिलने आया है। हेनरी उसे बताता है कि उन्हें हर हाल में उस बच्चे का ब्लैक पिरामिड ढूंढना होगा। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल मोरा और बाकी सब एक सिमुलेशन के अंदर हैं, यानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम के भीतर। जैसा कि मोरा ने कैप्टन को बताया था कि उसके पिता ने जहाज खरीदकर पैसेंजर्स पर एक्सपेरिमेंट किया है, तो मुमकिन है कि यही हेनरी का असली एक्सपेरिमेंट हो, जहां वह सबको सिमुलेशन में भेजकर उन पर स्टडी कर रहा है। यहाँ यह भी पता चलता है कि यह सिमुलेशन 8 दिनों तक चलता है और जैसे ही 8 दिन पूरे होते हैं सब कुछ रीस्टार्ट हो जाता है और कहानी फिर से शुरू होती है। ये सब एक बहुत बड़ा रहस्य है जो अंत में खुलेगा। उधर मेंटल हॉस्पिटल में भी वह काला पदार्थ फैलने लगता है। तभी वहाँ डैनियल पहुँचता है। डैनियल को देखकर वहाँ मौजूद दो लोग बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वे पोर्टल के जरिए वहाँ आए थे। तो डैनियल वहाँ क्या कर रहा है? कैप्टन कहता है तुम पहले से सब कुछ जानते थे, चलो अब मेरे साथ। लेकिन डैनियल कैप्टन पर हमला कर देता है और उसे किसी दूसरी लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देता है। डैनियल मोरा को बार बार समझाने की कोशिश करता है, प्लीज अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करो। डैनियल मोरा को बताता है कि वह उसका पति है, लेकिन मोरा डैनियल पर बंदूक तान देती है। डैनियल उसे देखकर कहता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मोरा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि डैनियल उसके लिए खतरा है। वह डैनियल को एक कमरे में बंद कर देती है और खुद वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वह गुस्से में अपने हाथ की बंदूक फेंकती है जो एक कांच की दीवार से टकराती है। तभी मोरा को पता चलता है कि बाहर की दुनिया नकली है और फेक डिस्प्ले से घिरी हुई है। मोरा यह देखकर और भी हैरान हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि हेनरी ये सब अपने मॉनिटर पर देख रहा है। असल में हेनरी के कमरे की एक दीवार पर बहुत सारे मॉनिटर लगे हैं जिनसे वह हर जगह पर नजर रख रहा है। इसका मतलब है कि कौन कब क्या कर रहा है हेनरी को सब पता है। इधर कैप्टन को फिर से देखा जाता है। वह जंगल के एक घर से निकलकर वापस प्रोमीथियस शिप पर पहुंच जाता है और जब वह प्रोमीथियस शिप के बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक या दो नहीं बल्कि प्रोमीथियस जैसे ढेरों जहाज कबाड़ हालत में पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ मोरा अपने जहाज पर वापस आती है जहाँ अब सिर्फ कुछ ही यात्री जिंदा बचे हैं। तभी समंदर में भयानक तूफान शुरू हो जाता है और लहरें जहाज के ऊपर आने लगती हैं। सभी यात्री घबरा जाते हैं और कहते हैं कि चलो इंजन रूम में चलते हैं, लेकिन मोरा फैसला करती है कि वह कैप्टन को ढूंढ कर ही रहेगी। वह पूरे जहाज की तलाशी लेती है पर कैप्टन कहीं नहीं मिलता। आखिरकार वह कैप्टन के रूम में जाकर बेड के नीचे वाली टनल में घुसती है और उसकी यादों में पहुंच जाती है। लेकिन इस बार उसे कैप्टन नहीं मिलता बल्कि कैप्टन की मरी हुई पत्नी मिलती है जो उस पर हमला कर देती है और चिल्लाकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कैप्टन की यादों में कैसे आई? तुम असल में कौन हो? मोरा डर कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वह डैनियल के रूम में जाती है क्योंकि डैनियल ने कहा था कि वह उसका पति है और उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। इस बात की सच्चाई जानने के लिए मोरा डैनियल के बेड के नीचे वाली सीक्रेट जगह में घुसकर उसकी यादों में दाखिल होती है। वहाँ पहुंचकर वह एक कमरे में जाती है जो उसे बहुत जाना पहचाना लगता है। जब वह बिस्तर के पास जाती है तो उसे डैनियल और अपनी बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों में वह छोटा लड़का भी दिखता है जो कभी कुछ नहीं बोलता था। असल में वह लड़का मोरा का बेटा है जिसका नाम इलियट है। इधर जहाज पर एक एक करके सब मरने लगते हैं। लिंगी अपनी माँ की परछाई का पीछा करते हुए बाहर आ जाती है। फिर
लिंगी को बचाने के चक्कर में अलेक पानी में गिर जाता है, एंजेल लोहे के नीचे दबकर मर जाता है और लुसियन को हार्ट अटैक आ जाता है। क्रेस्टर के माता पिता भगवान को खुश करने के लिए और टोप को बचाने के चक्कर में फ्रांस अपनी जान कुर्बान कर देता है। धीरे धीरे पूरे जहाज में पानी भरने लगता है। पूरी तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कोई और जिंदा नहीं मिलता। तभी वे देखते हैं कि उनका जहाज एक विशाल तूफान के अंदर समाने वाला है। अब उनके शिप पर सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। इधर डैनियल जिस कमरे में बंद था वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। आखिरकार वह दीवार के पैनल खोलकर शिप के वायरिंग सिस्टम के अंदर घुस जाता है। इस भूल भुलैया को पार करते समय डैनियल को सभी पैसेंजर्स की यादें दिखने लगती हैं। अंत में वह मोरा की यादों में पहुंचता है जहां उसके सामने एक कब्र थी, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि उसके नीचे एक कमरा था जिसमें इलियट छिपा हुआ था। असल में ये दोनों जानते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह क्या है। वे जानते हैं कि यह पूरी जगह तबाह हो जाएगी। वे शुरू से कोशिश कर रहे हैं कि मोरा को सब कुछ याद आ जाए। उनकी बातों से पता चलता है कि यह सब पहले भी कई बार हो चुका है और वे एक लूप में फंसे हुए हैं। लूप का मतलब है एक ही घटना का बार बार होना। उनका यह लूप 8 दिनों का है। 8 दिन पूरे होते ही फिर से नए 8 दिन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए डैनियल जल्दबाजी कर रहा है ताकि 8 दिनों के अंदर ही मोरा की याददाश्त वापस आ जाए। आज 7वां दिन है, इसलिए डैनियल को हर हाल में मोरा को इस नकली हकीकत से बाहर निकालना होगा। इलियट कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। वह डैनियल को एक अंगूठी देता है और कहता है कि यह मोरा को दे देना, यह उनकी शादी की अंगूठी थी। इसके बाद डैनियल वहाँ से निकलकर वापस जहाज पर आता है। जब वह मोरा को वहाँ नहीं पाता तो समझ जाता है कि मोरा जरूर उसकी यादों के अंदर गई है। वह अपने बेड के नीचे वाली सीक्रेट जगह में जाता है और वहाँ उसकी मोरा से मुलाकात होती है। अब मोरा को यकीन हो गया है कि डैनियल ही उसका पति है। डैनियल उसे सब समझाता है कि यह सब आंखों का धोखा है। यहाँ एक गेम चल रहा है जिसे हमें खत्म करना होगा, वरना यह फिर से शुरू हो जाएगा। इस गेम को जीतने के लिए हमें उस चाबी की जरूरत है जिसे मोरा ने छिपा रखा है। उस चाबी से वह पिरामिड खोलना होगा जो उनके बेटे के पास था, तभी सब कुछ खत्म होगा। मोरा कहती है कि उसे चाबी के बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन चूंकि अब उसे अपने पास्ट की बहुत सी बातें पता चल गई हैं, तो थोड़ी ही देर में उसे सब याद आ जाता है। वह कहती है, मेरे भाई ने जो चिट्ठी भेजी थी उसके साथ एक टिकट और एक चाबी थी। वह चाबी मैंने अपने पेंडेंट में लगा ली थी और वह पेंडेंट अब भी मेरे पास। मोरा को यह भी याद आता है कि उसके पिता मेंटल हॉस्पिटल में इसी चाबी के बारे में पूछ रहे थे। दूसरी तरफ सेबेस्टियन शिप की एक जगह से एक डिवाइस निकालता है और उसकी मदद से इलियट को ढूंढ निकालता है। सेबेस्टियन मोरा की यादों में जाकर इलियट को किडनैप कर लेता है। वे पिछले कई लूप्स से ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार आज वे कामयाब हो गए। अब ब्लैक पिरामिड हेनरी के हाथ में है। हेनरी स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है कि सिमुलेशन में मौजूद लोग सिर्फ अपनी भावनाओं की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अगर वे भावनाओं के बजाय तर्क को चुनते तो कम से कम अपनी जान बचा सकते थे और उनके लिए सिमुलेशन से बाहर निकलना आसान हो जाता। असल में कोई और जाने न जाने, पर हेनरी जानता है कि वे एक सिमुलेशन में हैं। यहाँ तक कि वह खुद भी एक सिमुलेशन के अंदर है और वह उससे बाहर निकलना चाहता है, जिसके लिए उसे उस चाबी की जरूरत है। हेनरी पिरामिड ले लेता है और उसे ऊपर से खोल देता है। पिरामिड के अंदर एक की होल था जिसकी चाबी मोरा के पास है। इस समय मोरा और डैनियल अपने शिप पर हैं। डैनियल अपने डिवाइस से इस जहाज के फंक्शंस को बदलने और उन्हें खराब करने की कोशिश करता है। साथ ही वह मोरा को बताता है कि जब भी सिमुलेशन खत्म होता है तो सारे जहाज एक खास जगह पर जाकर जमा हो जाते हैं, वही जगह जहां हमने कैप्टन को देखा था और उसके आसपास बहुत सारे जहाज थे। वहां इतने सारे जहाजों का होना इस बात का इशारा है कि वे कई बार इस सिमुलेशन में फंस चुके हैं। डैनियल आगे बताता है कि जब एक सिमुलेशन खत्म होता है तो हर इंसान भूल जाता है कि क्या हुआ था, लेकिन किसी तरह डैनियल ने उस डिवाइस की मदद से खुद को बचाए रखा है। इसी वजह से सब कुछ भूल जाने के बाद भी उसे हर बात याद रहती है। खैर, अब उनका आखिरी काम इलियट के पास जाकर पिरामिड के अंदर चाबी डालना है, जिससे मोरा असल दुनिया में जाग जाएगी। लेकिन जैसे ही वह अपने रूम में जाकर बेड के नीचे वाली टनल में जाना चाहती है, वह देखती है कि वहाँ टनल का कोई नामो निशान नहीं है। तभी हेनरी अपने ऑफिस से ऐलान करता है, तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम रहीं, वक्त खत्म हो चुका है। इलियट अब मेरे पास है और मुझे जल्दी वह चाबी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। इसके बाद जहाज पर शटडाउन काउंटडाउन शुरू होता है। 1 से 10 सेकंड का काउंटडाउन चलता है और समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी खाली जगह बन जाती है। वहाँ मौजूद एक बड़े पोर्टल में जहाज घुस जाता है और सीधा उस जगह पहुँचता है जहाँ सारे पुराने जहाज रखे हुए हैं और जहाँ कैप्टन आइक मौजूद है। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जब सब कुछ नॉर्मल था, यानी जब मोरा किसी सिमुलेशन में कैद नहीं थी। घर के बाहर टहलते समय उसे वही हरा बीटल दिखता है। इलियट मोरा से कहता है कि उसने इस कीड़े का नाम अल्फ्रेड रखा है और वह चाहता है कि यह हमेशा उसका पालतू बनकर रहे, लेकिन मोरा उसे समझाती है कि किसी को भी उसकी इच्छा के खिलाफ बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए। इसके बाद जैसे ही वह मोरा को गले लगाता है, मोरा वहाँ से गायब हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जाग जाओ की आवाज सुनकर इलियट का सपना टूटता है। वह देखता है कि वह हेनरी के ऑफिस में है। हेनरी उसे एक सच दिखाने के लिए बाहर ले जाता है। उसका दादा
दादा उसे बताता है, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ जिम्मेदार है। यहाँ जो भी लोग हैं वे सब अपनी मर्जी से आए हैं। सबके मन में दर्द और तकलीफों वाली यादें थीं जिन्हें वे भूलना चाहते थे, लेकिन हम जितना भी भूलना चाहें कड़वी यादें हमें पूरी तरह कभी नहीं छोड़ती। वही यहाँ सबके साथ हो रहा है। इसके बाद वह अपने पोते को एक कमरे में ले जाता है जहाँ 2 इंजेक्शन थे, एक सफेद और एक काला। काला इंजेक्शन यादें मिटा देता है और सफेद इंजेक्शन यादें वापस ले आता है। वह अपने पोते को सफेद इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इलियट को एक भयानक बीमारी हुई थी। मोरा उसे बहुत प्यार करती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी। इसी वजह से उसने अपने बेटे को सिमुलेशन में कैद रखना चाहा। हालांकि डैनियल ने मोरा को ऐसा करने से मना किया था, फिर भी मोरा ने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा साथ रह पाएंगे। इसी कारण वह अपने बेटे, पति और उन लोगों को लेकर जो अपनी जिंदगी में टूट चुके थे और जिनका डार्क पास्ट उन्हें परेशान करता था, इस सिमुलेशन की दुनिया में आ गई। इधर डैनियल को देखा जाता है जहां वह अपने डिवाइस से स्टीम प्रेशर मशीन के पास जाकर पूरे सिमुलेशन को हैक कर लेता है और इधर मोरा सबको बता देती है कि वह इस जहाज कंपनी के मालिक हेनरी की बेटी है। वह सबको समझाने की कोशिश करती है कि वे सब एक सिमुलेशन में हैं, लेकिन किसी को भी याद नहीं आ रहा है कि वे यहाँ कैसे आए और न ही वे विश्वास कर रहे हैं कि यह एक सिमुलेशन है। वैसे भी 1899 के समय के लोग इन सब बातों को कैसे समझेंगे। मोरा सबको बताती है कि डैनियल सबको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और वह बुरा आदमी नहीं है। इधर डैनियल द्वारा जहाज के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की वजह से ये सिमुलेशन की दुनिया पूरी तरह से टूटने लगती है। वह ब्लैक मटेरियल तेजी से फैलने लगता है और जहाज की हर चीज पिघलने लगती है। सब लोग भागने लगते हैं और इस आपाधापी में एक इंसान दूसरे की यादों में घुस जाता है। फिर वे दोबारा उसी शिप पर वापस आ जाते हैं। ये सब देखकर हेनरी मोरा को पकड़ कर लाने के लिए कहता है। इसके बाद सेबेस्टियन मोरा के पास पहुंचता है। उसके पास भी डैनियल जैसा ही एक डिवाइस था जिससे वह कैप्टन को बेहोश कर देता है और मोरा को वहां से उसके पिता हेनरी के पास ले आता है। मोरा जानना चाहती है कि उसका भाई किरण कहाँ है, लेकिन हेनरी जवाब न देकर उससे चाबी ले लेता है। इसके बाद वह सब कुछ फिर से रीस्टार्ट कर देता है। हेनरी बताता है कि वह नहीं बल्कि खुद मोरा इस सिमुलेशन की क्रिएटर है। इसके बाद हेनरी इलियट की मदद से मोरा को ब्लैक इंजेक्शन लगा देता है ताकि वह सब कुछ भूलकर फिर से कैरबेरस पर चली जाए। इसके बाद हेनरी अपने ऑफिस में जाकर उस चाबी को पिरामिड के अंदर लगाता है और घुमाता है, लेकिन चाबी घुमाने के बाद भी कुछ नहीं होता। यह देखकर हेनरी समझ जाता है कि डैनियल ने मेनफ्रेम को हैक करके सिस्टम ओवरराइड करने वाले कोड को बदल दिया है। इधर बाकी पैसेंजर्स इंजन रूम में जाकर पूरे सिमुलेशन को तबाह होते देख रहे थे। दूसरी तरफ जब मोरा को होश आता है तो वह खुद को उसी कब्र के पास पाती है। कब्र के अंदर जाने पर उसकी मुलाकात डैनियल से होती है। डैनियल मोरा को बताता है कि उसने सारे जरूरी ऑब्जेक्ट्स बदल दिए हैं और वह ब्लैक इंजेक्शन जिसे लगाने के बाद मोरा सब भूलकर कैरबेरस पर चली जाती, उसका कोड डैनियल ने बदल दिया था। इसी वजह से मोरा, डैनियल और मोरा के बनाए हुए उनके पहले सिमुलेशन में पहुंच गई है। असल में डैनियल को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी जानकारी थी। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल जब वे सिमुलेशन में आए थे तब बाहर की असली दुनिया में उसके भाई किरण ने पूरे सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। किरण अब सारे प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा है और उसने उन सबको एक गेम के कैरेक्टर की तरह यहाँ कैद कर रखा है। किरण ने ही खुद से लोकेशन सेट की थी, 1899 का कैरबेरस नाम का जहाज। खैर, इससे पहले कि किरण डैनियल के कोड को ट्रैक कर पाए, डैनियल मोरा को जल्दी जगाने की बात सोचता है। डैनियल कोड बदल देता है और ब्लैक पिरामिड और उसकी चाबी को इलियट के खिलौने वाले पिरामिड और अपनी शादी की अंगूठी से रिप्लेस कर देता है। इसके बाद मोरा उस पिरामिड के अंदर वेडिंग रिंग को रखती है और तुरंत उसकी नींद खुल जाती है। होश आने पर मोरा देखती है कि वह प्रोमीथियस नाम के एक स्पेस शिप में है। मोरा के सिर पर कुछ डिवाइसेस लगे हुए थे। वह अपने केबिन से बाहर निकलती है जहाँ उसे एक बहुत बड़ा चैम्बर दिखाई देता है। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। ये वही लोग थे जो उस जहाज पर थे। स्पेस शिप के अंदर ये सभी लोग मशीनों के जरिए नींद की हालत में थे। उनकी असल जिंदगी बहुत मुश्किल थी और उनका डार्क पास्ट उन्हें हमेशा परेशान करता था। इसीलिए उन सब ने मोरा के बनाए हुए सिमुलेशन वर्ल्ड को चुना था। लेकिन अब वे वहाँ फंस चुके थे, यानी उनकी चेतना अभी भी सिमुलेशन के अंदर ही थी। तभी स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है, प्रोजेक्ट प्रोमीथियस, पैसेंजर्स 1423, क्रू 550 और तारीख है 19 अक्टूबर 2099। तभी किरण एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है, वेलकम टू रियलिटी। अब यहाँ सारे डाउट्स और छोटी बड़ी चीजों को डिटेल में समझते हैं। असल में अब साल 2099 चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और युद्ध की वजह से पृथ्वी अब लगभग खत्म हो चुकी है। इसलिए एक सुरक्षित और रहने लायक ग्रह की तलाश में कई स्पेस शिप निकले हैं, जिनमें से एक मोरा का प्रोमीथियस है। यहाँ लोग एक लंबी यात्रा पर निकले हैं और मशीनों के जरिए सोए हुए हैं। इस मिशन में कुछ ऐसे लोग थे जो अपना अतीत भूलना चाहते थे, इसलिए वे मोरा के बनाए प्रोजेक्ट प्रोमीथियस नाम के सिमुलेशन में घुस गए। लेकिन किरण ने उन सबको वहाँ कैद कर लिया। असल में किरण कोई असली इंसान नहीं बल्कि एक एआई है जिसे मोरा और डैनियल ने इस सिमुलेशन को चलाने के लिए
लिए बनाया था, लेकिन बाद में किरण ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मोरा को उसी के बनाए सिमुलेशन में फंसा दिया। किरण के एआई होने का सबूत यह है कि जब उसने मैसेज किया तो वह एक एक अल्फाबेट टाइप करके दिखा रहा था, जो अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में होता है। आयरिश भाषा में किरण का मतलब होता है डार्क वन। इसीलिए गेम के बाहर की दुनिया जहां हेनरी कैद था वह पूरी तरह डार्क थी और वहां की तबाही पृथ्वी के विनाश की ओर इशारा कर रही थी। शुरू में हमें लगा कि हेनरी विलन है, लेकिन बाद में पता चला कि बेचारा वह भी वहां फंसा हुआ है और बाहर निकलना चाहता है। चूंकि मोरा अपने पिता को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने सिमुलेशन में उन्हें एक विलन की तरह देखा। इसीलिए किरण ने गेम के अंदर भी मोरा के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क सेट कर दिया था। शर्त यह थी कि मोरा को हेनरी से पहले पिरामिड में चाबी डालकर बाहर निकलना होगा। अगर हेनरी चाबी लगा देता तो मोरा कभी बाहर नहीं आ पाती। यही वजह थी कि डैनियल और इलियट ने पिरामिड को उस कब्र में छिपा कर रखा था, ताकि हेनरी उसे ढूंढ न सके और इलियट को मोहरा बनाकर मोरा को ब्लैकमेल न कर पाए। शिप के अंदर जो काला पदार्थ फैल रहा था वह किरण या उसके डार्क एआई सिस्टम के पूरे जहाज पर कब्जा करने का इशारा था। किरण के सर्वर से हार्डवेयर की लोकेशन उस बड़े पिरामिड के अंदर थी, यानी वह एक मेन गेट की तरह था। इसीलिए छोटे पिरामिड के अंदर चाबी लगानी पड़ती थी। यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि इलियट भी कोई इंसान नहीं है, बल्कि वह एक डिजिटल ह्यूमन है, यानी इलियट का असल में कोई वजूद ही नहीं है। इसका सबूत ये है कि शुरुआत में मोरा ने कैप्टन से कहा था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। मोरा बस अपने बच्चे के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपना एक डिजिटल बच्चा बनाया और उसके साथ सिमुलेशन में रहने लगी। और वह ग्रीन बीटल असल में एक सॉफ्टवेयर बग है, एक ऐसा बग जिसकी मदद से किसी भी सिमुलेशन का बैकडोर या गुप्त दरवाजा खोला जा सकता है। शिप के सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में से कितने असली इंसान थे और कितने एआई द्वारा बनाए गए नकली कैरेक्टर, ये हमें अगले सीजन में पता चलेगा। लेकिन एक जाना पहचाना कैरेक्टर एआई का बनाया हुआ लगता है और वह कोई और नहीं बल्कि अलेक है, क्योंकि शुरू से अंत तक सबका थोड़ा बहुत डार्क पास्ट दिखाया गया, लेकिन अलेक का नहीं। इसके अलावा जब सब एक दूसरे की यादों में घुस रहे थे, तब लिंगी ने अलेक को एक कुएं से काले तरल पदार्थ में भीगा हुआ निकलते देखा था, जो इशारा करता है कि वह किरण का बनाया हुआ कैरेक्टर है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोरा वाकई सिमुलेशन से बाहर आ गई है, या 2099 वाली दुनिया भी एक सिमुलेशन का हिस्सा है? मुझे लगता है कि मोरा अभी 100% सिमुलेशन से बाहर नहीं आई है। इसका सबसे बड़ा सबूत एंडिंग शॉट है। मोरा की आंखों में हमें वही ट्रायंगल दिखता है जो सपना टूटने के बाद कैरबेरस के पैसेंजर्स की आंखों में दिखता था, यानी मोरा सिर्फ एक सिमुलेशन से जागकर दूसरे सिमुलेशन में पहुंची है। जाने से पहले डैनियल ने मोरा से वादा किया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन फिलहाल इस सेक्शन में हमें डैनियल कहीं नजर नहीं आता। मोरा के पास एक और पॉड खुला हुआ है, हो सकता है वह डैनियल का हो, और ठीक यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है।